जब जब कोई सच के लिए आवाज उठाता है तो उस आवाज को हमेशा दबाया जाता है। इन्हीं राजस्थान के आदिवासियों के साथ में काकरी डोंगरी जैसा कांड करवाया और अब पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों और मीणाओं के साथ में भी इस तरह का बहुत बड़ा हमला है। बड़ा संघर्ष रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलकर वो निकले हैं, कई बार किसानों के लिए लड़े, धरना दिया, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि नरेश जी जब निकले तो उन्हीं पार्टियों के दामन नहीं थामे जिन पार्टियों ने उन्हें जेलों में डाला। आदिवासी अंचल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं आजादी के 75 वर्षों बाद भी उन गांवों तक पहुंच नहीं पाई है। पलायन रुके, रोजगार मिले, नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, नौकरी मिले। देखिए, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त अलग ही रुख है। नेताओं का नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। कभी हनुमान बेनीवाल धरने पे बैठते हैं तो कभी तमाम जो नेता हैं वो धरने पे बैठते हैं। फिलहाल में राजनीति में एक अलग असर दिखाई दे रहा है। ये असर है नरेश मीणा को लेकर। सभी नेताओं की निगाहें नरेश मीणा पर टिकी हुई है कि नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे साथ बीजेपी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर जी है, जो कि धरियावाद से विधायक हैं। विधायक जी, क्या लगता है नरेश मीणा को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले जो उपचुनाव हो रहा था देवली उनियारा के अंदर, तो नरेश भाई वहां से चुनाव लड़े थे। हम भी चाह रहे थे कि नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं वो लोगों के मुद्दे लेकर आए, सरकार में, सरकार के सिस्टम में भागीदार बने और जो आज तक पीड़ित, शोषित, वंचित है जनता, उनकी आवाज बने। और उसी के देखते हुए वहाँ के जो गांव था देवली उनियारा का, उस गांव के लोगों की जो मांगे थी, उन मांगों को लेकर धरना चल रहा था। और जो कांड हुआ, जो भी हुआ घटनाएं, वो कुछ चीजें सब कुछ अच्छी भी नहीं रही। लेकिन उसके बाद में वहाँ के गांव को न्याय मिलना चाहिए था। इसको लेकर मेरी पार्टी के, मैं और एक विधायक जी और भी थे साथ में, हम लोग, मेरी पार्टी दल के और भी लीडर थे साथ में। इसको लेकर हम लोग देवली उनियारा का उस गांव के अंदर भी गए जहां पर ये भीषण घटना हुई और कहीं लोगों को नुकसान भी पहुंचा। उसके बाद में एक हमने फिर से, जब देवली उनियारा के अंदर लामबंद तरीके से आंदोलन चल रहा था, तो दौसा के अंदर ज्ञापन में भी शामिल हुआ था, लालसोट के अंदर भी ज्ञापन में शामिल हुआ था। हम लोग ये चाह रहे थे कि नरेश मीणा को न्याय मिले, वहाँ की जनता को न्याय मिले। जो भी सरकारें रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस भी रही हो, तमाम दल ने हमेशा, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, जब 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 कोई सच के लिए आवाज उठाता है तो उस आवाज को हमेशा दबाया जाता है। आप देख सकते हो कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासियों में जागरूकता आई। अपने हक के लिए लड़ाई जब लड़ने लगे थे तो काकरी डोंगरी के अंदर बड़ा आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए भी वहां पर इसी तरीके का प्रशासन को आगे करके बहुत बड़ा ये कांड करवाया था, जिसके अंदर प्रकरण के अंदर 2 लोग शहीद भी हो गए थे। जो पुलिस प्रशासन, हमेशा मैं समझता हूँ आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का काम करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर आम जनता पर गोलियां चलाती तो इससे बड़े लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन और थावरचंद जी, ये भी रहता है कि कानून को हाथ में लेना कहाँ का न्याय है? मैं ये नहीं कहता कि नरेश जी ने जो किया वो सही है या गलत है। वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायालय तय करेगा सही है गलत है। लेकिन आज उस प्रक्रिया के बाद हमें आज करीब 7 महीने, 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए और उन गांव के लोगों की जो मांगे थी वो पूरी होनी चाहिए। कई लोग गए वहां पर, मौका देखा, आश्वासन दिया। अब वो गांव के लोग थे, उनकी क्या गलती थी? मैं आकलन के माध्यम से बता सकता हूँ कि लगभग 200 से 250 करोड़ का नुकसान उस गांव के लोगों का हुआ। किसी का घर जला था तो किसी के मकान में और कई नुकसान हुआ, तो कई बच्चे ऐसे थे जिसमें दया है कि पुलिस प्रशासन इस तरह से कैसे कर सकती है। मैं ये नहीं कहता सारे लोग बेईमान हो सकते हैं, कुछ लोग ईमानदार हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों पे भी आंसू गैस के गोले जो छोड़े थे उसके असर नजर आ रहे थे। इतना दया भयानक और दर्दनाक जो कभी हम सोचते थे, किताबों में पढ़ते थे और देखते थे, कल्पना करते थे कि अंग्रेजों के जमाने में इस तरह से होता था, जो आज की सत्ताधारी सरकारों में ये होना बहुत ही दुखदायी है, आप निंदनीय मानते है। हैं कि प्रशासन का एक तानाशाही रवैया रहा उस समय? उस समय भी रहा और हर समय रह रहा है कि जब जब कोई युवा, नौजवान, आदिवासी लड़ता है अपने हक के लिए तो हमें हमेशा उसकी आवाज को दबाया जाता है। मैं यही तो बात बता रहा था कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के साथ में काकरी डोंगरी जैसा कांड करवाया और अब पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों और मीणाओं के साथ में भी इस तरह का बहुत बड़ा हमला है। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग एक साथ लड़े इन सरकारों के खिलाफ और इस जो कौम के लोग हैं, लड़ाके हैं, जो आने वाले समय में पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाए एक साथ। देखिए, नरेश मीणा है आने वाले समय के बड़े नेता माने जा रहे हैं। हर युवा उसमें अपने आप को एक नरेश मीणा देखना चाहता है। आप भी सबसे बीजेपी पार्टी के कम उम्र के विधायक हैं।
तो नरेश मीणा को लेकर के युवाओं की तरफ किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वाकई नरेश मीणा आने वाले समय के आइडल माने जा रहे हैं लोगों के? जी, नरेश का अच्छा संघर्ष रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलकर वो निकले हैं। कई बार किसानों के लिए लड़े, धरना दिया, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़े। उम्मीद है कि नरेश जो नौजवान उसके प्रति उम्मीद जो लगा के बैठे हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरे। ये जो पार्टियां हैं, कभी भी दल बदलू का खेल खेल सकती हैं, कभी भी कई तरह के आरोप लगा सकती हैं, कई तरह के आरोपों में उलझा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि नरेश जी जब निकले तो उन्हीं पार्टियों के दामन नहीं थामे जिन पार्टियों ने उन्हें जेलों में डाला हो। अच्छा, क्या लगता है नरेश मीणा अंतावारा सीट से विधायक बनेंगे या चुनाव लड़ेंगे वहां ये से? तो मैं कैसे कह सकता हूँ, वहाँ की जनता तय करेगी, वहाँ के कार्यकर्ता तय करेंगे कि नरेश जी लड़ेंगे या फिर और कोई लड़ेगा, और वहाँ की कार्यकर्ता और जनता किसको चाह रही, किसको जिताना चाह एक रही। बार वो पहले वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, देवली उनियारा में उन्होंने वो सेकंड। 12 जिले के अंता से नहीं लड़े थे, वो दूसरी सीट से दूसरी लड़े सीट से शायद। लड़े थे लेकिन जिला वही। हाँ, लेकिन अच्छा प्रदर्शन था उनका। और वाजिब बात है, जाहिर सी बात है, जो जनता के लिए लड़ेगा, जनता उसको अवश्य मौका देगी। अब बीजेपी पार्टी के 4 विधायक हैं, 1 एमपी हैं, तो राजकुमार राव जी की पार्टी किस तरीके से अपना जो है वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है? हम लोग हमारे इलाके के अंदर जो पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं, जी। उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं धरातल पर। साथ साथ में आज तक सत्ताधारी पार्टियां आई गई, लेकिन आदिवासी अंचल के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आजादी के 75 वर्षों बाद भी उन गांवों तक पहुंच नहीं पाई है। हम सरकारों के भीतर जाके, सरकार के सिस्टम में जाकर हम लोग चाहते हैं कि वो मूलभूत सुविधाएं वहाँ आदिवासी को मिले, पलायन रुके, रोजगार मिले, नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, नौकरी मिले। आज भी हम अखबारों में ये बात पढ़ते हैं कि आदिवासी अंचल के अंदर कभी कभी कि बच्चों को अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए कोई भेज देता है। तो इससे बड़ी आग भूख की क्या हो सकती है, इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती है। जहाँ दुनिया चांद पे पहुंचने की बात करती है, वहाँ आदिवासी बच्चों की छत टपक रही है स्कूल की, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जहाँ आजादी का अमृत काल कहते हैं, वहीं आदिवासी जमीन पर विस्थापित हो रहा है। जो आदिवासी जो वर्षों से उस जमीन पे रह रहा है, उनको विस्थापित करके यदि कोई खनन के लिए और अपने उद्योग लगाना चाह रहा है, तो कैसे हम लोग कहेंगे कि हमारा आदिवासी प्रगति कर रहा है। हम बस एक ही बात है कि वर्चस्व नहीं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है जो हमारे साथ खड़ी है, और उनको एक भरोसा है कि हम लोग उनको हमेशा न्याय दिलाएंगे, उनके बुरे वक्त में साथ खड़े होंगे। देखिए, आदिवासी समाज से हमेशा से संघर्षशील रहा है। आज एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहा है, चाहे वो राजनीति हो उसमें भी आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से देखते हैं आदिवासी समाज के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति में भी आपकी पार्टी आगे बढ़ी है जैसे आदिवासी समाज को लेकर के? हमारे इलाके के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि लोकतंत्र के महत्व को और वोट के अधिकार को लोग समझे। हुँ, मेरे जैसा एक साधारण परिवार का व्यक्ति, आप समझ नहीं पाओगे कि सामान्य परिवार से, जहाँ पर एक पिता सामान्य सी खेती-बाड़ी और मज़दूरी करते हुए हमने पढ़ाई-लिखाई की है। हमारे एमपी साहब रहे हैं, वो भी कभी-कभी गुजरात में मज़दूरी करते थे। ऐसे सारे लोग सामान्य परिवार से उठे, जो एक तरीके से लोकतंत्र के अंदर सपना तक नहीं देख पाएँगे कि हम लोग कभी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। ये तो वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता इस महत्व को समझती कि हमारे लिए कौन लोग लड़ेंगे, कौन लोग आगे जाके सरकारों से ईमानदारी के साथ में, भरोसे के साथ में खड़े रहेंगे हमारे बीच में। बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर है, 4 विधायक हैं, 1 एमपी है। आने वाले समय में कितने विधायक की उम्मीद है? कितना पार्टी बढ़ सकती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर हम लोग इस बार चुनाव लड़े थे, तो हम लोग 4 तो चुनाव जीते हैं। जी। एक उपचुनाव के अंदर हमारा 1200 वोट से हरा, एक हमारा 2500 वोट से हरा आम चुनाव के अंदर, और 5 उम्मीदवार ऐसे मिलेंगे जो आपको 5000 से 10,000 के बीच में हारे। इसके अलावा हमारे गुजरात के अंदर हम 2 सीटों पे सेकंड रहे हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है और एक विधायक वहां पर भी है। महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे पार्टी वहां पर विस्तार कर रही है। जो लोग इस विचारधारा को समझते हैं, जिन लोगों को शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इनको उम्मीद है कि भारत आदिवासी पार्टी आगे चलेगी और कुछ बेहतर काम करेगी, तो वो हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाएगी, और लोग ईमानदारी से लड़ेंगे, साथ में रहेंगे। बिन पैसों से, बिन दारू से, बिन लोभ लालच के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और आज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर और उड़ीसा के अंदर भी ये पार्टी अपना विस्तार करेगी। देखिए, मीणा समाज जो है नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, एक बैठक करने जा रहा है 29 तारीख को। तो क्या बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं नरेश मीणा के समर्थन में हैं? समर्थन में थे तभी देवली उनियारा गए। जी। हम लोग नरेश मीणा के समर्थन है या नहीं, बात ये नहीं है, बात है देवली उनियारा के लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
देवली उनियारा के लोगों की जो मांगे थी वो जायज है। दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान के अंदर मैं चाहता हूं कि सारे लोग मिले। नरेश मीणा जो इतने दिनों से जेल में है, तो बाहर निकले, जमानत होनी चाहिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत। और हमारी पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि इस तरह से किसी भी नौजवान के साथ में इस तरह की पीड़ा नहीं हो। और आज उम्मीद करते हैं कि चाहे नरेश मीणा के लिए हम लड़े हैं, कल हमारा कोई साथी हो, हमारा कोई नौजवान हो, कल हमारा कोई भाई हो, तो पूर्वी राजस्थान के लोग भी हमारे साथ मजबूती से खड़े रहें। देखिए, मैं अंत में एक सवाल पूछूंगा। आप बीजेपी पार्टी के और राजस्थान में सभी विधायकों में कम उम्र के विधायक हैं, लगभग 28 से 29 उम्र आपकी उम्र है। आने वाले समय में युवा आने को राजनीति में उत्सुक होते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, उन युवाओं के लिए आप? जी, एक सोच होती है कई लोगों के माध्यम से कि राजनीति सही नहीं है या बुरी है, लेकिन हम राजनीति के अंदर जाकर हमारे अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। नौजवान जो हमेशा सच के लिए लड़े, ईमानदारी के साथ में जनता के बीच खड़ा रहे और मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़े, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़े, इसके लिए हर एक नौजवान को राजनीतिक समझ होनी चाहिए। जाति, धर्म, इन राजनीति से परे होकर हमें स्वच्छ राजनीति को आगे लाना होगा। तभी इस राजनीति के अंदर युवा आएंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आपने देखा होगा कि आजादी का संघर्ष रहा हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो, चाहे हमारे बाद में कई आंदोलन रहे हो, तो हमेशा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए नौजवान आगे आए थे। तब उन्होंने देश की आजादी में भी अहम योगदान निभाया। और राजनीति के अंदर भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो हमारे साथ ये थे थावरचंद डामोर जी, जो कि विधायक है धनरिया से और एक राजनीति की समझ रखते हैं और सबसे कम उम्र के विधायक हैं। और नरेश मीणा को लेकर इनकी पार्टी और तमाम जो नेता हैं इनके, वो समर्थन में है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सरकारों को समझना चाहिए और उनको जो लंबे समय की जो सजा दी गई है, कहीं ना कहीं उस पर विचार करना चाहिए और रिहा करना चाहिए। बने रहिए मेरे सहयोगी भूमि के साथ। मैं आरव सिंह दा खटक, जयपुर।